नमस्कार आप सभी को। आप देख रहे हैं ताराचंद क्लासेस। आज की वीडियो में पढ़ेंगे बहुदलीय प्रणाली, हमारे देश की राजनीतिक एक्टिविटी वाली सिस्टम, यानी कि हमारे देश में राजनीति किस तरीके से होती है उसके बारे में पढ़ेंगे बहुदलीय प्रणाली में। यानी कि आज वर्तमान में जो भी आप राजनीतिक एक्टिविटीज़ देखते हो ना, अगर ये राजनीति ख़राब है, इसके अंदर ये ख़राब है, वो ख़राब है, वो सारी डिस्कशन होगी आज इसके अंदर, क्योंकि सारे पॉइंट ऑफ व्यू वही हैं जो हम वर्तमान में देखते हैं। ठीक है, यानी कि बहुदलीय प्रणाली कहाँ है? भारत के अंदर। तो इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे। यह प्रणाली स्थायी व अस्थायी होती है, यानी कि फिक्स भी है और फिक्स नहीं भी है। जिस देश में 2 से अधिक राजनीतिक दल ऐसी स्थिति में हो कि चुनाव में उनमें से किसी को स्पष्ट बहुमत ना मिल पाए, वह बहुदलीय प्रणाली मिलती है, क्योंकि हमारे देश में गठबंधन की सरकारें भी स्थापित होती है। इससे सरकार एक दलीय सरकार बन सकती है और कई दलों को मिलाकर साझा सरकार भी बन सकती है, जिसे हम गठबंधन कहें। गठबंधन सरकार बनाने का प्रमुख कारण ये होता है कि इसमें किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता, क्योंकि वोट अलग अलग यानी विभिन्न हितों को प्रतिनिधित्व बल करने वाली पार्टी में वितरित हो जाते हैं, मतलब बट जाते हैं कई सारी पार्टियों उसमें। ठीक है, जैसे हमारे देश में देख सकते हो बहुत सारी पार्टी हैं, 2500 लगभग पार्टी हैं। राष्ट्रीय पार्टी 8 हैं। वो सारी जितनी हमारे सिलेबस में दे रखी है हम वो पढ़ेंगे। उदाहरण के लिए भारत यानी कि स्विट्ज़रलैंड में भी है ये, भारत में भी है, स्विट्ज़रलैंड में भी है। यहाँ पे कई सारे हैं, सोशल डेमोक्रेटिक, रेडिकल डेमोक्रेटिक, लिबरल डेमोक्रेटिक, नहीं कई सारी पार्टियाँ हैं। बहुदलीय प्रणाली में राजनीतिक अस्थिरता की राजनीतिक दलों को कोई चिंता नहीं होती है। उनका लक्ष्य तो केवल सिर्फ सत्ता प्राप्त करना होता है। चुनाव रैलियों में आपने देख ही लिया, बंगाल में जब चुनाव रैलियाँ हुई, दोनों के दोनों टीएमसी वाले भी और वो भी, ठीक है, सिर्फ क्या चाहिए? सत्ता चाहिए, सिर्फ सत्ता, पावर में आने दो बस, और कोई मतलब नहीं, सिर्फ पावर में आ जाने दो। उसके बाद क्या, कितने लोग बेघर हो गए, जितना सारा पैसा चुनावों में खर्च किया गया, भाषणों में खर्च किया गया, ठीक है, और कितने कैसे इम्पोर्टेंट मुद्दे हैं, रोज़गार है, इन्वायरमेंट है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, एजुकेशन डिपार्टमेंट है, इनके ऊपर कोई डिबेट्स नहीं होती, कोई वार्तालाप नहीं होता। और हमारी कंपैरिजन हमेशा कहाँ से करते हैं? विदेशों से करते हैं। देखो हमारे देश में इतना वैक्सीनाइजेशन हुआ, इतने प्रतिदिन दवाइयाँ लगाई जा रही हैं, इतना सब कुछ किया जा रहा है, कितना कंपैरिजन करते हैं। लेकिन जब डिबेट्स की बात होती है तो ये नहीं सोचते कि वहाँ पर किस तरह की डिबेट्स होती हैं। वहाँ पे रोज़गार से संबंधित बात होती है, पर्यावरण से संबंधित बात होती है, महंगाई से संबंधित बात होती है। क्या हमारे यहाँ पे ऐसा कुछ होता है? ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो ये कंपैरिजन जो लोग करवा रहे हैं, यानी कि वो जुमला है और कुछ नहीं, यानी आपको पागल बनाया जा रहा है। ओके, ये सवाल जब हमें सरकार से हमेशा प्रश्न करना चाहिए, जैसे कि किसान आंदोलन में था, ठीक है, अभी भी किसान आंदोलन चल रहा है, ये भी हमें सोचना चाहिए। ठीक है, अब वो कहते हैं कि बिचौलियों को ख़त्म करो, ठीक है, जैसे बोला जाता है ना आपसे कि बिचौलियों को ख़त्म करना चाहिए कि नहीं, तो हमारा जवाब क्या होता है? हाँ। हमें कभी भी राजनीतियों में कभी हमसे कोई ऐसे सवाल कर रहे हैं कि ये काम होना चाहिए कि नहीं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको हाँ या ना में जवाब नहीं देना है, आपको पूछना है। अगर आप बिचौलियों को हटाना चाहते हो तो सबसे पहले आप एक्सप्लेन करो बिचौलिया है कौन, ठीक है ना। जैसे कि एनआरसी था, ओके, जैसे बोला जा गया कि घुसपैठियों को निकालना चाहिए कि नहीं, तो सवाल ये होना चाहिए, तो जवाब तो हमारा यही था कि हाँ घुसपैठियों को निकालो। लेकिन घुसपैठिया है कौन, उसे तो एक्सप्लेन करो। आप किस मायनों पे कहो कि ये व्यक्ति घुसपैठिया है और ये व्यक्ति घुसपैठिया नहीं है, पहले उसको तो क्लैरिफाई करो, ठीक है, ओके। ये सारी चीज़ें हमें सरकार से क्या करना चाहिए? जवाब करना चाहिए। कभी हमें चुनावी रैली में हाँ या ना का सवाल पूछा जा रहा है तो समझ लो आपको एक जुल्मा दिया जा रहा है, आपको क्या करा जा रहा है? पागल बनाया जा रहा है एक तरह से। आपका सवाल होना चाहिए कि आप जिस भी चीज़ की बात कर रहे हो वो है क्या, पहले आप उसको अच्छे से एक्सप्लेन करो, ठीक है।
ये सारी चीज़ें, क्योंकि इनका लक्ष्य केवल क्या होता है, सत्ता प्राप्त करना होता है और कुछ नहीं होता। बस मजे लेते हैं बैठ के। बहुदलीय प्रणाली के गुण, सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व मिल जाता है क्योंकि विभिन्न वर्गों के हितों, ये इसकी देखो अच्छी बातें हैं, क्योंकि इसमें क्या होगा, सभी लोगों को प्रतिनिधित्व मिल जाता है कि हाँ भाई तू भी शामिल है, तू भी शामिल है, सब शामिल है, सबकी इज्जत है। सभी वर्गों को प्रतिनिधि मिल जाता है क्योंकि विभिन्न वर्गों के हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले उनके राजनीतिक दल राजनीतिक व्यवस्था में विद्यमान रहते हैं, यानी सब समुदाय के लोग आ जाते हैं। जनसाधारण को विचारों की स्वतंत्रता प्राप्त होती है और राष्ट्र दो विरोधी गुटों या विचारधाराओं से नहीं बढ़ता। सबकी विचारधाराएं इसके अंदर क्या होती हैं, शामिल होती हैं। ओके, सबकी विचारधाराएं क्या है, शामिल होती हैं, और यही होना भी चाहिए। लेकिन हमारे देश में क्या करते हैं, चीज़ों को बांटने की कोशिश करते हैं। सो मेरा मानना यही है कि सरकारें जो स्थापित होती हैं, जो भी नेता लोग आते हैं, सबसे पहले इन लोगों को संविधान पढ़ाना बहुत ज़रूरी है। संविधान तो पढ़ाया ही जाए और उसके साथ साथ प्रेमबल को अच्छे से इनको पढ़ाया जाए कि प्रेमबल में लिखा क्या है, यानी कि संविधान का इंट्रोडक्शन क्या है। इतनी मोटी किताब तो शायद ही पढ़ पाएंगे, कम से कम एक पेज तो पढ़ लेंगे कि सब लोग इक्वल हैं, सब समान हैं, एक साथ रह सकते हैं, एक साथ बैठ सकते हैं। ठीक है, जब दूसरे को हम अच्छी नज़र से देखेंगे, वो भी हमें अच्छी नज़र से देखेगा। जब इस तरह के विचार हमारे सोसाइटी में प्रकाशित किए जाएंगे तभी तो अच्छा है। सभी को इक्वल राइट्स दिए जाएँ। ओके, भ्रम नहीं फैलाना चाहिए, ये खतरे में, वो खतरे में, ऐसा नहीं करना चाहिए। ओके, चुनाव तुम सबसे वोट मांगते हो, फिर जाके तुम हरकत कर देते हो, ये गलत है। मतदाताओं को चुनाव की स्वतंत्रता रहती है, वे किसी एक दल को अच्छा मानकर उसका समर्थन कर सकते हैं। ठीक है, मंत्रिमंडल की तानाशाही स्थापित नहीं होती क्योंकि कई बार कई दल मिलाकर ही सरकार बनती है जिसका संसद में मिला जुला ही बहुमत रहता है। क्या इस बात से आप सहमत हैं? मंत्रिमंडल की तानाशाही स्थापित नहीं होती। आज वर्तमान में देखो, कोई व्यक्ति स्वतंत्र रूप से किसी के खिलाफ या आलोचना करने की बात करता है। लोकतंत्र की विशेषता है कि गवर्नमेंट की आलोचना कर सकते हो आप, ये इसकी विशेषता होती है, मेन पॉइंट्स होता है, ये मेन फीचर होता है लोकतंत्र का, डेमोक्रेटी का, कि आप सरकार की आलोचना कर सकते हो, मतलब कि एक हद में रहो, कोई भी सकारात्मक तौर से आलोचना करो। लेकिन हमारे देश में क्या होता है, कोई सकारात्मक तरीके से भी किसी की आलोचना करता है या उसकी वीडियो बना के या सोशल मीडिया पे प्लेटफॉर्म पे डाला जाता है, ठीक है, तो उसके पीछे गवर्नमेंट लगा दी जाती है, IT सेल पीछे लग जाते हैं, रेड पड़ने लग जाती है, यानी किसी भी ऊट पटांग के अपराध में उनको जेल में डाल दिया जाता है। तो ये एक तरह से ये तो ठीक नहीं है ना, ये तानाशाही है, तो गलत है। ओके, और गवर्नमेंट को मैं तो ये चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर आ जानी चाहिए कि सोशल मीडिया के ऊपर जो बिना प्रूफ के, बिना जानकारी के सोशल मीडिया पे मीडिया वाले ज़्यादातर गलत फेक न्यूज़ को बड़बड़ा के दिखाना शुरू कर देते हैं, इनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, इनके ऊपर जुर्माने लगने चाहिए। क्योंकि इनकी वीडियोस भले 5 मिनट 10 मिनट की होती है, लेकिन एक गलत फहमी कितनी जल्दी समाज में पूरी तरीके फैल जाती है, उसका परिणाम ये लोग नहीं जानते। ये तो अपना AC में बैठे होंगे, लेकिन पिटता गरीब है नीचे, एक गरीब आदमी नीचे पिट रहा होता है एक गलत विचारधारा के कारण, क्योंकि बहुत ही गलत बात है। चलो कोई नहीं, विधानमंडल मंत्रिमंडल के हाथों का खिलौना नहीं बनता, क्योंकि इसमें मंत्रिमंडल की विधानमंडल में एक दल को बहुमत पर निर्भर ना रहकर विधानमंडल के ही बहुमत पर निर्भर रहना पड़ता है। सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। क्या आपको लगता है सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होती है? यदि सरकार जनहित विरोधी कार्य करती है तो वह समय से पूर्व भी टूट सकती है। ये बात तो सही है, लेकिन वर्तमान में आपको लगता है कि सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी है? क्या वैसा वो कोई काम करें, वो समझते हों कि हमारा कुछ कर्तव्य है समाज के प्रति? इसमें स्थानीय स्वय शासन की भावना का विकास होता है, आम जन का शासन का विकास होता है। आम जन, आम आदमी क्या चाहता है? गरीब आदमी, एक रोज़गार दे दो, एक अच्छा इन्वायरमेंट दे दो, बस वो वहीं खुश हो जाएंगे, जहाँ पे लोग उनसे इज्जत से बात करें, तमीज़ से बात करें, प्यार से बात करें। ठीक है, सही और गलत में
अंतर भी किया जाए, क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, लोगों की मान सम्मान गरिमा बनी रहे, लोग घबराएं नहीं किसी चीज़ को देख के। बस इस प्रणाली का स्वरूप प्रजातांत्रिक है, यानी कि प्रजा ही तंत्र है। प्रजातंत्र के लिए आज के टाइम, लेकिन प्रजातंत्र भी गुलाम रह जाएगी अगर ये शिक्षित नहीं होगी। ये नाम की हमारे देश में क्या है, प्रजातंत्र है। जब तक लोग यूनिटी में नहीं आएंगे, यानी कि लोग इकट्ठे नहीं होंगे और एजुकेटेड नहीं होंगे, जब तक प्रजातंत्र यहाँ पर नाम मात्र का रहेगा। यानी कि लोगों से सवाल ये चाहिए कि नहीं चाहिए, बस हाँ ना का जवाब करना बंद करें, सवाल करें कि क्या होता है और क्या नहीं होता है। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बताइए, क्योंकि जब आप खुद देख लो, जब अपना राजनीतिक सिद्धांत इन सब की जब आप पेपर देने जाते हो तो वहाँ पे आप विशेषता भी बताते हो, इसके लाभ भी बताते हो और हानियाँ भी बताते हो, निष्कर्ष भी बताते हो, एक्सप्लेन करते हो ना जब आपसे कोई सवाल आता है। तो उसी तरीके से गवर्नमेंट का भी रूल होता है कि आपसे कोई चीज़ कही जा रही है, यानी कि वो आपसे पूछ रहे हैं, ठीक है, तो आंसर देना उनका काम है, तो आंसर में भी उनका सारी चीज़ें पॉइंट ऑफ क्लियर होना चाहिए, ये सही है कि ये गलत है। सिर्फ येस और नो में क्लैरिफिकेशन नहीं आती है, इसलिए एजुकेटेड होना बहुत ज़रूरी है। इसमें राष्ट्रीय सरकार की परिकल्पना संभव है। ओके, चलो आइए दोष पढ़ते हैं। दोष सारे वही मिलेंगे जो आपको सोसाइटी में आज देखने को मिल रहे हैं। बहुदलीय प्रणाली के दोष, सरकार कई दलों से मिलकर बनती है, जिससे अब देखो इसमें ये भी पता लगेगा कि सरकार मजबूर होती है कभी कभी कुछ काम करने के चक्कर के लिए, क्योंकि इनका उद्देश्य क्या, सत्ता सीट बचाने के लिए कभी कभी काम करने पड़ते हैं। और कई सारी वीडियो आपने देखी ही होगी, हमारे चाचा विधायक हैं, ज़्यादा हमें किसी पुलिस वाले भी काम नहीं कर पाते, हमें ज़्यादा कुछ बोले तो सरकार गिरवा देंगे, ये करवा देंगे। तो ये सारी चीज़ें, सरकार कई दलों से मिलकर बनती है, जिसके कारण सरकार निर्बल और अस्थायी होती है, जो किसी भी समय टूट सकती है। सरकार दीर्घकालीन योजनाओं को लागू नहीं कर सकती। आज इसकी सरकार है, कल किसी और की सरकार आएगी, फिक्स नहीं है कुछ भी, ठीक है। सरकार का निर्माण करने में काफ़ी मुसीबतें आती हैं। सरकार बनाने के लिए विभिन्न राजनीतिक दलों में जो सौदेबाजी होती है, वह राजनीतिक भ्रष्टाचार का ही उन्नत रूप है। स्पेशल पॉइंट है ये। वही कहते हैं दोस्ती यारी, कहते नहीं है घर तक रखो, धंधे में आ गई तो ख़राब हो जाएगा धंधा। तो उसी तरीके से राजनीति है भाई साहब। राजनीति में जनसेवा है, यहाँ पे आप रिश्तेदारी निभाओगे तो भ्रष्टाचार तो पैदा होगा ही होगा, और हो भी रहा है आजकल, देख लो। इसमें नाम का लिखा होता है हम समाज सेवक हैं, काहे के सेवक हो यार। इसमें दल बदली को बढ़ावा मिलता है, अनुशासनहीनता बढ़ती है। कोई इस दल का है, कभी उस दल में भाग जाता है, दल बदल होता रहता है। ओके, कई सारी आपको वीडियो आपको मिल जाएगी इंटरनेट पे, कई सारे राजनेताओं की, बड़े बड़े राजनेता हैं जो दल बदल लेते हैं, उसके राम राम करते हैं, फिर एकदम से बिगड़ जाते हैं, बेकार आदमी है। विरोधी दल का अभाव रहता है आमतौर पर। ज़्यादा दल बदल कब होता है, जब देख वो नेता लोग ज़्यादा कहते हैं कि इसकी सरकार ज़्यादा है, इसकी हवा तेज चल रही है, तो लोग तुरंत भाग जाते हैं। लेकिन वही नेता वही अच्छा है, उस पार्टी के वही नेता अच्छे हैं जो अपने इलाके में अपने दम पे वोट लेके आते हैं और सोसाइटी के लिए भला करते हैं। वो लोग ख़राब हैं जो किसी की लहर में जाके कहते हैं हम उनके राज में काम कर रहे हैं, तो ये बेकार, वो बंदे बेकार हैं, जुल्मा दे रहे हैं, ठीक इंसान नहीं है। क्योंकि आप सक्षम बनो ना, हर राज्य का व्यक्ति, हर इलाके का व्यक्ति सक्षम है, अपने इलाके को रिप्रेजेंट कर रहा है, अपने दम पे कर रहा है, ठीक है, किसी का नाम लेके थोड़ी ना आना चाहिए। इसमें विभिन्न दलों के सदस्यों को मिलाकर मंत्रिमंडल का निर्माण होता है, जो दल शासन का निर्माण नहीं कर सकता। समझ रहे हो? इसमें शासन अध्यक्ष या प्रधानमंत्री की स्थिति बहुत कमज़ोर होती है। किसी एक दल द्वारा समर्थन वापस ले लेने पर सरकार गिर जाती है, क्योंकि देखो सरकार बनाने के लगभग 272 सीटें चाहिए। अगर पूरा बहुमत ना मिला, 20 सीटें किसी और गवर्नमेंट के पास हैं, इनको मिली है लगभग 272 ही, एक सीट भी नीचे हुई सरकार गिर जाएगी। ये सारी चीज़ें, साझा सरकार होने के कारण ही उत्तरदायित्व का अभाव पाया जाता है, यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं हो पाती। क्या करें, गद्दी पे रहने के लिए सबको खुश करना पड़ता है, जिसके कारण भ्रष्टाचार भी पैदा हो जाता है। कमज़ोर है, मजबूर है, क्या करें।
ये तो सबसे अच्छी बात ये है कि जो व्यक्ति है जो रिप्रेजेंट कर रहा है पूरे राष्ट्र को, पहली बात उसको अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए। अगर उनको लगता है कि मुझे समाज में समर्थन बनाने के लिए इन लोगों की आवश्यकता है, तो सबसे अच्छा यही है कि वो पहले समाज के सामने आए, सारी बातें रखे, जनता के आगे बोले कि भाई ऐसी ऐसी बात है, अगर मेरे को काम करना है तो मुझे पूरा आप लोगों का समर्थन चाहिए। आप लोगों का समर्थन होगा तभी काम हो पाएगा, क्योंकि अगर मैं नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि जो बाकी बंदे हैं वो सरकार घेरने की या समर्थन लेने की वापस धमकी देते रहते हैं। तो सीधी सी बात यही है कि आप मुझे वोट दो। मैं जो लड़के, जो नए नए अच्छे लड़के हैं जो मेहनत कर सकते हैं, ठीक है, वो अच्छी तरीके से काम कर सकते हैं, मेरे जो लड़के जो भी बंदे हैं ठीक से काम कर सकते हैं, वो आएँ, शामिल हुएँ, जिससे अगर कोई सरकार है जो समर्थन वापस लेती है, उनके लोग अगर वापस होते हैं, वोट नहीं देते, तो वो उन लोगों को हटाया जाएगा, नए नए लड़के बिठाए जाएंगे, ताकि मेरे को तो वोट मिला ही है, मैं पावर यूज़ करूं ताकि मैं अच्छे लोगों को बिठा सकूं और वो लोग अच्छे तरीके से समाज में काम कर सकें, और जो बेकार बंदे हैं वो अपने आप ही साइड हो जाएं। यानी कि किसी पे निर्भर ही नहीं होना। कहने का मतलब ये है, ये व्यक्ति है, इसको मान लो चार बंदे चाहिए, 2 यहाँ पे चाहिए, 2 यहाँ पे चाहिए, ठीक है। तो इस व्यक्ति को सोसाइटी में कहना चाहिए कि भाई ये लोग ऐसे हैं, ये वाले 4 ये कहते हैं, इनकी सोसाइटी में अच्छी पहचान है, ये इसलिए कहते हैं, और ये इसको देश पसंद कर रहा है, लेकिन गवर्नमेंट संविधान के रूल बने हुए हैं कि भाई इतनी सीटें चाहिए, तो ठीक है, ओके, इतनी सीटें चाहिए तभी सरकार स्थापित होगी। ये लोग समर्थन दे रहे हैं, अपने अपने राज्य के क्या कर रहे हैं, वोट दे रहे हैं, इसको पूरा देश पसंद कर रहा है, इसके नाम पे वोट जा रहे हैं, लेकिन यहाँ के बंदे खराब हैं। तो इस व्यक्ति को करना ये चाहिए कि सरकार स्थापित होते ही कि इन लोगों को हटा देना चाहिए। ये जो लोग हैं यहाँ पर, ठीक है, ये जिस पे हमने क्रॉस लगाया था व्यक्ति है, तो यहाँ के जो साइड बंदे इनको हटाना चाहिए और नए बंदे सेलेक्ट करने चाहिए। यानी कि जो मंत्री परिषद बनती है उसमें क्या हो, अच्छे अच्छे लोग स्थापित हों, ताकि वो जिस भी स्टेट में हो, जिस भी राज्य में हो, अच्छे से काम कर सकें, बस जिससे इसकी भी गरिमा बने रहे और ये लोग तो अच्छे हैं, क्योंकि दिखता ये है काम पीछे से यहाँ के बंदे कर रहे होते हैं। ये सारी चीज़ें साझा सरकार होने के, आई होप आपको मेरी बात समझ आई होगी, नहीं भी समझ आए तो कोई बात नहीं, आप मेन पॉइंट्स पढ़ें, आगे बढ़ें, क्लास नोट्स बनाएं और एग्ज़ाम दें। साझा सरकार होने के कारण इसमें उत्तरदायित्व का अभाव पाया जाता है, इसलिए जिम्मेदारी नहीं है। ये अवसरवादी यानी कि मौका परस्त होती है और सिद्धांतहीनता की जनक है। यानी कि जब देखते नहीं कोई इंसान गुट बदल लेता है, वो मौका देखता है कि कहाँ हवा चल रही है, चलो यहीं पे चलते हैं, यानी कि अपना संगठन तुरंत बदल लेता है और दूसरी तरफ भाग जाता है। अस्थिर सरकार की जनक होने के कारण देश पर चुनावी बोझ लादा जाता है। एग्जाम्पल के लिए आप जानते हो बंगाल इलेक्शन, बाढ़ में गई दुनियादारी, चुनाव चाहिए बस, सीट जो कि मिली भी नहीं। तो बस आज के लिए इतना ही। आई होप आपको सारी बातें अच्छी लगी होंगी, समझ आई होंगी, ना भी समझ आए तो कोई बात नहीं, सारी बातें नोट कर लो, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी हैं। अब हम पढ़ेंगे अपनी अच्छी अच्छी बातें, यानी कि क्या कहते हैं, अब सरकारें, राज्य सरकार, क्षेत्रीय सरकार और गैर पंजीकृत सरकारें, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। यानी कि अब हमारी किताबें शुरू हो गई। अभी तो एक दल, 2 दल, बहुदलीय के बारे में समझा था, अब बाकी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। ओके, बाय।